पहले चली थी जुबानी जंग, लेकिन अब बदल गया रंग। देहरादून और दिल्ली में बढ़ा कलेश, सत्याग्रह उपवास पर उत्तराखंड कांग्रेस, सत्याग्रह और सियासत। केंद्र सरकार पर उत्तराखंड की उपेक्षा के आरोप लगाते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के नेता जंतर मंतर पर सत्याग्रह और उपवास कर रहे हैं और बीजेपी पर साध रही है कांग्रेस पर निशाना। बीजेपी ने सवाल उठाए हैं कांग्रेस के इस सत्याग्रह पर। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये सत्याग्रह है या फिर सियासत। उत्तराखंड की उपेक्षा के मुद्दे पर मुखर हुई कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है केंद्र सरकार के खिलाफ। देहरादून और दिल्ली की इस जंग में मैदान बना है जंतर मंतर। कई दिनों से चल रही जुबानी जंग का रंग बदला तो बात सत्याग्रह उपवास तक आ गई। उत्तराखंड की उन जो हमारा ध्यानाकर्षण सत्याग्रह के जो बिंदु थे उन पर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। ऊपर से अलग जो है चपत उत्तराखंड को 4000 करोड़ रुपए की लगा दी है इस बजट में। सारी योजनाएं डीलिंग कर दी गई हैं जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। उसके अलावा रेल बजट में कुछ नहीं दिया, आम बजट में कुछ नहीं दिया, अर्ध कुंभ के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं। उसके अलावा अभी 4 धाम यात्रा होने वाली है। महामहिम राष्ट्रपति जी केदारनाथ जाने वाले हैं। बीआरओ और ग्रीफ की और नेशनल हाईवे की सारी सड़कें उनके लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है। वो चाहते हैं कि उत्तराखंड सरकार की छवि खराब हो। 24 घंटे के उपवास पर बैठे हैं उत्तराखंड कांग्रेस के नेता। 15 सूत्रीय मांग शामिल है इस सत्याग्रह में। राजनीतिक दल है कांग्रेस और राजनीतिक दल होने के नाते प्रदेश कांग्रेस को पूरा अधिकार है कि वो अपने राज्य की उपेक्षा के विरुद्ध आवाज उठा सके और ये भी सर्वविदित है कि इस राज्य की उपेक्षा लगातार केंद्र सरकार ने की है। आरोप उत्तराखंड की उपेक्षा के हैं केंद्र सरकार पर, लेकिन बीजेपी की माने तो सत्याग्रह उपवास के शामियाने में कुछ भी नहीं है सियासत के सिवा। कांग्रेस का जो भी आज का घटनाक्रम है ये पूरी तरह से राजनीतिक दृष्टिकोण से है और जनता का ध्यान हटाने के लिए है, जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए। बहरहाल वार पलटवार के सिलसिले में अब तो जंतर मंतर तक पहुंच चुके हैं जज्बात, लेकिन सवाल है कि ये वाकई उपेक्षा का उपवास है या केवल सियासत का सत्याग्रह। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो कांग्रेस ने आज दिल्ली में प्रदर्शन किया और जो भेदभाव का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है उस पर सवाल बीजेपी भी उठा रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले किशोर उपाध्याय जी, आपके पास ये जो उपवास आज आप लोगों की तरफ से रखा गया, क्या ये वाकई उपेक्षा के लिए है या फिर सियासत का सत्याग्रह है? ये पहले तो अग्निहोत्री जी को आप मेरा प्रणाम कहिए। वो बहुत ही मूर्धन्य विद्वान हैं, वो समझते हैं हर प्रदेश की पीड़ा को। इसमें राजनीति कहीं पर भी नहीं है और कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और भाजपा भी एक राजनीतिक दल है, तो उसमें राजनीति भी हो तो मेरे ख्याल से उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन इसमें राजनीति इसलिए नहीं है कि उत्तराखंड छोटा सा प्रदेश जरूर है, लेकिन उस पर 600 लाख लोगों का भाग्य निर्भर करता है। और जिस तरह से चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी ने मीठे मीठे भले भले सपने दिखा करके अच्छे दिन आएंगे, गंगा ने उनको बुलाया है और वो सब बातें लोगों के सामने रखी। 4 धामों को रेलवे लाइन से जोड़ने की बात की। रेल बजट आया तो वो खाली का खाली था, आम बजट आया वो खाली का खाली है। अभी अर्ध कुंभ होने वाला है, उसमें कहीं पर कुछ नहीं है। 4 धाम यात्रा होने वाली है, वहां पर सरकार का कोई सहयोग नहीं है। 377 गांवों का विस्थापन होना है, उस पर कहीं कोई सहयोग नहीं है। औद्योगिक पैकेज बड़ा मुद्दा भाजपा ने बनाया चुनाव से पहले, उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो ये सारी बातें अगर उत्तराखंड के विकास की हम बात करते हैं, उत्तराखंड की उपेक्षा की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी अगर उसको राजनीति कहती है तो मेरे ख्याल से उनकी मानसिकता में दिवालियापन तो नहीं कहता, लेकिन मेरे विचार से राजनीति तो वो लोग कर रहे हैं, मुद्दों को भटकाने का काम कर रहे हैं। और आज जब हम लोगों ने मोदी जी से निवेदन किया था, पहले से पत्र भेजा था, अगर वो अपने निवास के आसपास ही हम लोगों को उपवास करने का मौका दे देते
उनके यहाँ से जो चिट्ठी आई उसमें कहा गया कि भाई इससे प्रधानमंत्री जी को आप लोगों के आने से खतरा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से उत्तराखंड का इससे बड़ा क्या अपमान हो सकता है? जिस धरती के बेटे देश की रक्षा के लिए अगर कहीं पर भी पहली बूंद खून की गिरती है तो उत्तराखंड के नवयुवक की गिरती है, जांबाज की गिरती है, और उससे अगर प्रधानमंत्री जी को खतरा है तो मेरे ख्याल से हमारे लिए तो बहुत ही चिंता का विषय है आज के दिन में। इसलिए हमको अपना धरना जो है जंतर मंतर पर करना पड़ा। ठीक है प्रकाश पंत जी, आप इस सत्याग्रह को किस तरीके से देखते हैं? और जो सवाल किशोर उपाध्याय ने उठाया कि प्रधानमंत्री के वहां पर आवास के बाहर अगर आप इनको धरना प्रदर्शन की इजाजत दे देते तो क्या चला जाता? क्या भाजपा डर गई है? क्योंकि ये आरोप भी कांग्रेस की तरफ से लग रहा है। माननीय किशोर उपाध्याय जी उत्तराखंड में सत्ता पक्ष से जुड़े हुए दल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, और आप भली भांति जानते हैं कि जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर धरना नहीं दिया जाता, उसी भांति वो गरिमा का प्रश्न होता है, वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी धरना नहीं दिया जाता। धरने के लिए स्थान अभिसूचित होते हैं और उन्हीं स्थानों पर धरना दिया जाता है। सवाल ये पैदा होता है गायत्री कि ये धरना आखिर दिया क्यों जा रहा है? अब सवाल क्या है कि जो आंकड़े मैंने आपके समक्ष रखे थे और उसके आधार पर मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि माननीय किशोर उपाध्याय जी, जरा सा आप उन आंकड़ों पर भी गौर कर लीजिए। जो आप नाइंसाफी की बात कर रहे हैं, जो सौतेलेपन की बात कर रहे हैं, 10 वर्ष तक कांग्रेस की यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार रही। इन 10 वर्षों में जो अंतिम कार्यकाल था 2013 और 14, जो 2013 और 14 यूपीए 2 का कार्यकाल था, कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी थी और कांग्रेस की सरकार राज्य में भी थी। और उस केंद्र और राज्य की सरकार में केंद्रीय करों में जो अंश प्राप्त हुआ था राज्य को, वो हुआ था 3,578 करोड़ रुपया, और आज केंद्रीय करों में अंश प्राप्त हो रहा है 5,526 करोड़ रुपया। और इसी भांति जो केंद्र की स्कीमें हैं, जिन स्कीम्स में पैसा प्राप्त होना है, वो 2013 और 14 में 5,075 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ था, और आज वो जो प्राप्त हो रहा है वो 8,720 करोड़ रुपया प्राप्त हो रहा है। इस तरह से अगर हम दोनों धनराशि को जोड़ दें तो 2013-14 में हमने 8,648 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ, वहीं राज्य को इस 2015-16 में 14,246 करोड़ रुपया प्राप्त हो रहा है। तो आप अन्याय की बात कहां कर रहे हैं? हाँ, इतना अवश्य है कि जो 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियां लागू हो रही हैं, उन 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों में पहले तक 32% केंद्रीय करों में शेयर राज्यों का था, अब उसको बढ़ा करके 42% कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो योजना आयोग था उसको समाप्त करके, क्योंकि योजना आयोग की प्रासंगिकता निश्चित रूप से राज्यों में नहीं के बराबर देखने में मिलती है, केंद्र अपनी योजनाएं थोपता था। अब नीति आयोग का गठन कर दिया गया है और नीति आयोग का काम यह होगा कि जो राज्यों की योजनाओं को, जो आवश्यकता के अनुरूप योजनाएं होंगी, उसको केंद्र सहमति देगा। 3 तरह से जो सहयोग केंद्र के माध्यम से मिलता था, जहां सामान्य रूप से केंद्रीय सहायता मिलती थी, विशेष केंद्रीय सहायता मिलती थी और विशेष आयोजना प्लान मद में जो बजट मिलता था, वो बजट अब केवल राज्यों की आवश्यकता के अनुरूप मिलेगा। आप प्रोजेक्ट बना करके भेजिए। आपने 322 गांव की बात कही, अब आप 377 गांव कह रहे हैं, वैसे 322 ऑन रिकॉर्ड हैं जो गांव विस्थापित होने हैं। इन 322 गांवों के अगर विस्थापन का प्रोजेक्ट आपने बना के भेजा क्या? आपने नीति आयोग का गठन कर लिया क्या? आपने जो है कुंभ के लिए किन किन मदों में आपको पैसा चाहिए इसको भेज दिया क्या? इस तरह से अगर आप जब प्रोजेक्ट ही नहीं भेजेंगे और धरना करने आप दिल्ली में चले जाएंगे तो निश्चित रूप से यह सियासत की बात ही होगी। आप अपने 3 साल की नाकामियां छुपाने के लिए केवल और केवल जनता को दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से यह कदम उठा रहे हैं। किशोर उपाध्याय जी, आप 3 साल की नाकामी छिपाने के लिए ये सब कर रहे हैं। प्रकाश पंत कह रहे हैं, बीजेपी ये भी कह रही है कि जब तक आप प्लानिंग नहीं भेजेंगे, प्लान बनाकर नहीं भेजेंगे केंद्र को, तो फिर वो पैसा देगा कैसे? प्रकाश पंत जी को मेरा प्रणाम कहिए, वो हमारे मूर्धन्य विद्वान हैं और उनके साथ मुझे 10 साल तक सीखने का मौका मिला है। दुर्भाग्यवश आज वो और हम दोनों सदन से बाहर हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो आंकड़ों की बाजीगरी में प्रकाश पंत जी का कोई जवाब नहीं है। अभी जो उन्होंने सारे मुद्दे उठाए हैं, मैं ये कह रहा हूं, मैं आप ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि हमारी सरकार ने, हरीश रावत जी की सरकार ने सारी के सारी जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, तब चाहे अर्धकुंभ का मसला हो, तब चाहे हमारी सड़कों का मसला हो, राष्ट्रीय राजमार्गों की बात हो, बीआरओ की बात हो, उन सारी बातों को, और तब चाहे आप नमामि गंगे से संबंधित जो प्रोजेक्ट हैं, स्वच्छ भारत, ये तो इन्हीं के कार्यक्रम है, ये हरीश रावत जी के तो थोड़ी है। नमामि गंगे और
स्वच्छ भारत के सारे प्रपोजल जो है केंद्र सरकार के पास पड़े हुए हैं। और अभी 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, सारी की सारी सड़कें केंद्र सरकार के पास हैं, पैसा एक नहीं दे रहे हैं। हम तो ये भी कह रहे हैं भाई आप छोड़ो, आप हमें दे दो उन सड़कों का काम, कम से कम जो बाहर से यात्री आए उनको तो कोई परेशानी ना हो। अर्ध कुंभ में कितना समय लग गया, अब कब वो पैसा देंगे? तो ये सब जो है वो कि हमने राजस्व जो कर आया उसमें हमने इतना पैसा दिया, अगर वो कर की बात कर रहे हैं तो हमारी 64% भूमि छोड़ दे भाई, भारत सरकार हम अपने हिसाब से करों को बढ़ा लेंगे और उस हिसाब से अपनी व्यवस्था कर लेंगे। नहीं तो अभी उत्तराखंड 600 लाख लोगों को जो जीवन देता है, उत्तराखंड जिंदा रहेगा तभी दिल्ली और देश जिंदा रहेगा। हमें हमारा जो पानी है उसको ये नेशनल रिसोर्स क्यों नहीं घोषित करते हैं और उस हिसाब से हमको पैसा दें? नहीं तो इस तरह से खामोखा में इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना, जो उत्तराखंड के विकास की बात है, 600 लाख लोगों के जीवन की बात है, उसको आप आंकड़ों की बाजीगरी में अगर उलझाने का काम करते हैं तो मेरे विचार से आप मुद्दों को भटकाने का काम कर रहे हैं। और मैं कम से कम प्रकाश पंत जी से ऐसी अपेक्षा नहीं करता था। प्रकाश पंत जी, अब सवाल आप पर खड़े कर दिए हैं। मैं तो किशोर भाई को, चूंकि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन चूंकि ये गलत राजनीतिक दल में हैं और इनका जो विषय रखा है, और मैं आप ही की बात आपसे कहना चाहूंगा कि आपने जिन विषयों को, जिन मुद्दों को रखा, आपने 4 धाम यात्रा की बात कही। 4 धाम यात्रा मार्ग के अंदर और उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्र में 1840 मोटर मार्ग हैं जो क्षतिग्रस्त हुए थे 2013 में। उन 1040 मोटर मार्गों की तो बात आप नहीं करेंगे, आप 44 मोटर मार्गों की बात करेंगे जो नेशनल हाईवे हैं और बीआरओ के अधीन है। उनमें से भी आपको वो मार्ग शिफ्ट हो चुके हैं जो अब आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी कर रही है, जो पीडब्ल्यूडी विभाग का ही एक विंग यहां बनाया गया है, वो अब उनका रखरखाव कर रहा है। वो विषय भी आपके हाथ से हट गया। अब आप कहेंगे कि 4 धाम यात्रा मार्ग ठीक नहीं हुआ, अब इसलिए केंद्र सरकार का 7,600 करोड़ रुपया जो इस आपदा के प्रबंधन के लिए आपको प्राप्त हुआ 2013 से लेकर के आज तक, आप उसका 50% भी खर्च नहीं कर पाए। अब इसके कारण अगर यात्रा प्रभावित होती है तो केंद्र सरकार का दोष नहीं है। केंद्र ये संघीय ढांचे के चलते हुए केंद्र राज्य को धनराशि उपलब्ध कराता है, उस धनराशि को व्यय करना, उसका सही सदुपयोग करना ये राज्यों का कर्तव्य होता है। जब उसकी मॉनिटरिंग कमेटी राज्य में आई तो हड़कंप मच गया राज्य के विभागों में, क्योंकि वो धनराशि तो नीचे कहीं लगी नहीं थी। वो धनराशि का जो बंदरबांट हुई, उसको विधानसभा सदन के अंदर जब विषय उठाया गया तो वो बातें खुली कि किस तरह से रुद्रप्रयाग में उस आपदा की धनराशि का बंदरबांट हुआ। और जिन आंकड़ों की बाजीगरी की बात भाई किशोर जी कर रहे हैं, ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये अभी जो वार्षिक वित्तीय विवरण जो सदन के अंदर कांग्रेस ने रखा है, उस वार्षिक वित्तीय विवरण के आंकड़े हैं। आप पेज नंबर 35 को उठा करके देखिएगा, ये सारे आंकड़े वहीं से लेकर के मैंने आपके समक्ष रखे हैं। पेज नंबर 20 में आपको पिछले 2013-14 के आंकड़े मिल जाएंगे। अब इस तरह से मैं तो अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो जो कांग्रेस के, क्योंकि सदन के अंदर ये तो आंकड़े हैं, शायद आपको लोगों की समझ में ज्यादा बेहतर आएंगे हम लोगों से। लेकिन किशोर उपाध्याय जी, ये जो मांगे आपने रखी है, ये वो मांगे हैं जो केंद्र के पास जाएंगी और तब पैसा आएगा, तब आप आगे लगाएंगे। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है ना कि उत्तराखंड सरकार की जिम्मेदारी क्या रही, अब तक कितना विकास हुआ? क्योंकि ये सवाल भाजपा के साथ साथ आपके जो खुद के विधायक है वो भी उठाते रहे हैं, चाहे बात बहुगुणा की हो, शीला रानी रावत की हो, हीरा सिंह बिष्ट की हो, देवेंद्र प्रताप की हो, तमाम लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि 3 साल में भी हमारे क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ। 2007 से लेकर के 12 तक जो है माननीय प्रकाश पंत जी उस सरकार के, इस उत्तराखंड सरकार के महत्वपूर्ण अंग थे। अब इनसे पूछ लीजिए उनके विकास की क्या कहानी है। हमारे जो विधायक अपनी बात उठाते हैं, निश्चित रूप से हर विधायक का फर्ज बनता है अपने क्षेत्रों के विकास करने का, और अगर वो विकास की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से वो कोई बुरी बात नहीं है। और उसमें हरीश रावत जी एक संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी हैं, जो भी उनकी मांगे होती हैं उनको पूरी कर रहे हैं। ये दूसरा विषय, आपने करों की बात की है। अब करों में आप जो है जो भागीदारी की बात कर रहे हैं, भाई जब आपके यहाँ से आप क्या चाहते हैं कि उत्तराखंड की जनता पर करों का बोझ लाद दिया जाए और वो कर जो इकट्ठा हो तब जो है केंद्र सरकार उसमें से हमें उसका हिस्सा देगी, और केंद्र सरकार ने तो करके दिखा भी दिया है। तो इसलिए इस तरह से जो उत्तराखंड का ही सरोकार नहीं है, उत्तराखंड के लोग जिंदा रह लेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। उन लोगों के बारे में सोचिए
जो उत्तराखंड की वजह से जिंदा हैं। आप दिल्ली के लोगों के बारे में सोचिए, दिल्ली में अगर यमुना का पानी नहीं होगा, आज केजरीवाल जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी आपस में लड़ रहे हैं कि हमको पानी मिलना चाहिए। अरे भाई, पानी तब मिलेगा ना जब यमुना में पानी होगा, गंगा में पानी होगा। उन मुद्दों को कोई नहीं छोड़ा है। आप छोटी छोटी रकमों पर जो है वो बहस करते जा रहे हो। हमारे बड़े मुद्दे हैं जो इस अमिताभ जी, सत्याग्रह पर सवाल इसलिए खड़ा होता है है। कि 3 साल बाद भी सरकार के विधायक सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ। देखिए, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के संदर्भ में। वो दोनों बातें किशोर उपाध्याय जी को भी समझनी चाहिए, प्रकाश जी को भी। फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल सिस्टम है, यस, ठीक बात है, लेकिन फेडरल सिस्टम का भी मतलब ये नहीं जो कई बार हम लोग राज्यों में सरकार में रहते हुए निकाल लेते हैं। अगर 7,500 करोड़ रुपया आपदा के लिए आया तो उसका एक विवरण पत्र सार्वजनिक होना चाहिए कि भाई ये पैसा आया देश भर से, देश की ओर से, और ये हमने इसका सदुपयोग किया। वो देश के सामने रखा जाना चाहिए था, लेकिन उत्तराखंड से नहीं आया, आना चाहिए था। दूसरा प्रश्न, अगर पूरे देश के लिए एक धारा बनती है, मान लीजिए ये तय होता है कि भाई पूरे देश में ये केंद्र द्वारा समर्थित योजनाएं अब आधा अपना अर्थ खो गई, इनको बंद कर दिया जाए, और वो पैमाना देश भर के लिए एक ही है, तो फिर उसमें उत्तराखंड भी आएगा, छत्तीसगढ़ भी आएगा, हिमाचल भी आएगा, झारखंड भी आएगा, फिर छोटे बड़े सब राज्य आएंगे, उत्तर प्रदेश भी आएगा। हाँ, स्पेसिफिक ऐसा मुद्दा हो जिसमें यह लगे कि केंद्र ने राजनीतिक कारणों से राज्य को उसके हितों से वंचित किया, तो लड़ाई जायज है। दूसरी बात, जो 13-14 के वित्तीय वर्ष में जितना पैसा केंद्र ने दिया, अगर इसका राजनीतिक स्वरूप भी हम देखें उत्तराखंड को, तो उस वक्त तो एक ही पार्टी की सरकार देहरादून और दिल्ली में थी, तो यानी सर्वोत्तम समीकरणों के तहत मिला पैसा, और आज विपरीत समीकरणों के तहत मिलने वाला पैसा। और ये आंकड़ा अगर विधानसभा में राज्य सरकार ने जो विवरण प्रस्तुत किया उसका है, तो फिर इस आंकड़े पर तो फिर इसकी विश्वसनीयता पर तो सवाल नहीं उठ सकता। मेरा कहना सिर्फ इतना है, उत्तराखंड की इतनी बात मेरी समझ में हमेशा से रही। जब स्वामी जी मुख्यमंत्री थे तब से, जब ये बन रहा था तब भी मैं चर्चा में लोगों से कहता था कि उत्तराखंड को विशेष सहायता इसलिए देनी पड़ेगी क्योंकि आप उसके एक बड़े भूभाग को खाली रखना चाहते हैं, इसलिए उसको पर्यावरण की दृष्टि से एक विशेष सहायता का वो हकदार हमेशा है। एक ये तो मैं हमेशा लाइन मेरी सुविचारित लाइन, लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा, उत्तराखंड में वित्तीय प्रबंधन का जितना दुरुपयोग हुआ है इन 15 सालों में, उतना भी शायद किसी राज्य में नहीं हुआ होगा, ये भी जान लीजिए। कोई हिसाबी किताब नहीं, कोई खाते बही नहीं किसी के पास, चल रहा है अपना, ठीक है। एक नारा लगा था उत्तराखंड में, वो फ्रेज मैंने दिया था, फिर वो उत्तराखंड के जन जन के कंठ का हार हो गया। आपदा आई संपदा लाई, मेरे ख्याल से मेरे दोनों मित्रों ने सुना होगा ये नारा उत्तराखंड में। हाँ, मुझे तो वहीं के लोगों ने बताया कि भैया ये नारा लग रहा है जमीन पे, तो ये तो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। देश उत्तराखंड के साथ है, उत्तराखंड देश का अभिन्न हिस्सा है, उत्तराखंड की पीड़ा देश की पीड़ा, उत्तराखंड का उल्लास देश का उल्लास। लेकिन अगर पूरे देश ने, पूरे विश्व ने उत्तराखंड के साथ हाथ बढ़ाया था उसकी मदद के लिए त्रासदी के समय, किशोर भाई उस समय की बहसें याद कीजिए, हमारे चैनल की घटनाएं याद करिए, हमने दिखाया जितना मदद भेजी गई उस मदद को नहीं संभाल पाई सरकार। ये तो तरीका ठीक नहीं। और तीसरी बात मैं कहूंगा, आज किशोर जी की सरकार है, कल प्रकाश जी की सरकार आए, लेकिन एक बात दोनों से निवेदन करूंगा, उत्तराखंड अपनी यूएसपी नहीं बना पाई। हरीश जी ने मुझसे कहा एक साक्षात्कार में, जब बहुगुणा जी की सरकार बनी उसके तुरंत बाद वो केंद्र में मंत्री थे, मैंने उनका एक इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा अग्निहोत्री जी सबसे पीड़ा की बात यह है कि हम उत्तराखंड को एक पहचान नहीं दे पाए कि ये ऊर्जा प्रदेश है, ये हॉर्टिकल्चर में है, ये टूरिज्म का है, इसकी यूएसपी क्या है, इसका चेहरा क्या है, ये तो करना पड़ेगा। और 15 साल कोई कम भी समय नहीं होता।
आप इसको नवोदित राज्य कहना बंद कर दीजिए। 15 साल कोई बहुत कम समय नहीं, 1 करोड़ आबादी का प्रदेश है ना, और 15 साल हो गए। कोई चेहरा तो बनना चाहिए था। इस दोष से कैसे बरी हो जाए उत्तराखंड के नेतृत्व के लोग? जिन जिन लोगों ने भी उत्तराखंड में हुकूमत की अभी तक, वो सब उसके लिए दोषी है। फिर क्या हम 15 साल में इसको ऊर्जा प्रदेश नहीं बना पाए? छोड़िए, ऊर्जा नहीं समझ में आई, हॉर्टिकल्चर का कर देते, टूरिज्म का, रिलीजियस टूरिज्म पर ही इसको विश्व के पटल पर ले जाके खड़ा कर देते। कुछ तो किसी लाइन में तो बढ़ते, नहीं हुआ। फिर अगर हम अपने आपस के संघर्ष में उलझते रहेंगे तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा। और किशोर भाई, उत्तराखंड की सरकारें मैंने देखी चलती हुई, उत्तराखंड तब तक विकास के रास्ते पर, ये मेरा मत है, तब तक विकास के रास्ते पर नहीं चल पाएगा जब तक वहां स्थिर बहुमत की सरकार पदासीन नहीं होगी। एक एक विधायक अपनी जेब में सरकार लिए घूम रहा है उत्तराखंड में, आज से नहीं, लंबे समय से। सरकारें बंधक हो जाती हैं राजनीतिक ब्लैकमेलिंग की। कोई इधर धरना देता, कोई उधर आंदोलन करता है, फिर कहना पड़ता है शर्मा शर्मी कि नहीं, माननीय विधायक है, इनको तो अपनी बात कहने का हक है। लेकिन बात कहने का एक सलीका भी होता है, एक पार्टी की मर्यादा भी होती है। राजनीतिक स्थिरता ने उत्तराखंड का सर्वाधिक नुकसान किया है, और ऐसी राजनीतिक स्थिरता की परिस्थितियों में पैसा आ भी जाए तो उसका सदुपयोग नहीं हो पाएगा। 15 साल का इतिहास बताता है हमको। क्या हम लोग ये शपथ नहीं ले सकते आज? छोटा प्रदेश, ये शपथ नहीं ले सकते कि भाई ठीक है, विकास के मुद्दे पर एक साथ चलेंगे, उत्तराखंड में पानी और जवानी रुके, इसके लिए एक साथ लड़ाई करेंगे। मुझे पीड़ा होती है, गरीब वहीं की वहीं खड़ा, समस्याएं जस की तस। 15 साल में एक दिन मैं बहस रखूंगा, जो उत्तराखंड बनने से पहले जो मूल समस्याएं थी उत्तराखंड की, वो 15 साल में उनमें से कितनी हल हो गई, इस पर एक दिन बहस रखूंगा और सारे विद्वान साथियों को बुलाऊंगा। फिर ये सवाल करूंगा कि फिर इसके लिए लोगों ने कुर्बानी क्यों दी थी? रुपया 4 ज्यादा मिले, 4 कम मिले, ये नौकरशाही के बीच में पत्राचार का विषय होना चाहिए, समझ में आता है। लेकिन पारदर्शी प्रशासन और विकास की ओर चलती हुई सरकार भी तो दिखनी चाहिए सबको। वो परिस्थितियां उत्तराखंड में कभी बनी ही नहीं। इसलिए मैं मानता हूं, लोगों की भावनाएं, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, संघर्ष किया, उनकी भावनाएं आहत होती हैं जब वो देखती हैं कि 2 पार्टियों का प्रदेश और वो पार्टियां भी आपस में बिलो द बेल्ट हिट कर रही हैं। ये नहीं होना चाहिए। कुछ मुद्दों पर तो एक राय हो जाइए, प्रदेश के कुछ मुद्दों पर एक राय हो जाइए, भाजपा और कांग्रेस कुछ मुद्दों पर एक राय हो जाए तो मैं नहीं मानता कि उस समस्या का समाधान नहीं हो पाए। मसला सिर्फ इतना है कि कुछ बड़े ज्वलंत मुद्दों पर कांग्रेस और भाजपा में एक राय बननी चाहिए, प्रदेश के लिए, वहां की जनता के लिए, वहां की जनता जनार्दन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। किशोर उपाध्याय जी आपका, प्रकाश पंत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए।